किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी से हमारे बीच आए हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाजों का महत्व और खेती। डॉक्टर पुरुषोत्तम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पुरुषोत्तम, हम सभी जानते हैं कि हमारी खाद्य श्रृंखला में मोटे अनाजों का महत्व सदियों से रहा है। इसका प्रयोग हम लगातार करते आए हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं, हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ है। उसका नतीजा ये है कि इन अनाजों का जो महत्व है थोड़ा कम हुआ है। लेकिन यदि हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो कोरोना काल में आम तौर पर हमारे जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों का हम प्रयोग करें, क्योंकि मोटे अनाज पोषण युक्त हैं और वो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। आपका क्या मानना है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और जहाँ तक हमारे मोटे अनाजों की बात है, हम सभी जानते हैं जो हमारी परंपरागत जो खाद्य श्रृंखला होती थी उसमें हमारे जितने भी मोटे अनाज थे उनका हम बहुतायत में प्रयोग करते थे, क्योंकि हम सभी इस बात को मानते हैं कि जो हमारे मोटे अनाज हैं उनमें विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें हमारे जो वर्तमान में जो हम जैसे गेहूं को प्रयोग करते हैं, चावल को प्रयोग करते हैं या दूसरी और भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। जहाँ तक हमारे मोटे अनाज की बात है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे कि हम आजकल जो एक बहुत बड़ा जो एक बर्निंग टॉपिक है इस समय का, वह है क्लाइमेट चेंज। आप जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छी भली भांति समझते होंगे और जलवायु परिवर्तन में भी हमारे मोटे अनाजों का बहुत ही अच्छा एक विशेष महत्व हो सकता है, एक रोल हो सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं वो पारंपरिक रूप से एक तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जमीन उनको नहीं चाहिए, पानी की बहुत ज़्यादा उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, जो हमारे खाद है उर्वरक हैं उनको ज़्यादा आवश्यकता उनमें नहीं पड़ती। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी व्याधियाँ जो हमारी वैसी फसलों में आती है, जैसे गेहूँ है, चावल है, जैसे कीट है, बीमारियाँ हैं, उनके अपेक्षा ये बीमारियाँ, कीट, व्याधि वगैरह भी इन फसलों में कम लगती है। तो जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, जो हमारे मोटे अनाज हैं इनकी इम्पोर्टेंस को हम जो है नकार नहीं सकते। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे इसमें हम शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमारा वर्तमान जो हमारी खेती है उसमें जैसे आपने बताया कि हमारी जो फसलें हैं, जैसे हमारी उन्नत फसलें हैं, गेहूं है, चावल है या हमारी दूसरी फसलें हैं, उनमें आपने देखा होगा कि रसायनों का बहुत प्रयोग होता है और रसायनों के प्रयोग ज़्यादा होने की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हमारे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है या और बहुत सारी हार्ट की डिजीज है, उससे जो है हमारे जनसंख्या है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन उससे जो प्रभावित हो रही है। तो इनमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल कम होने की वजह से या न होने की वजह से भी हम इनको जो हमारी जैविक खेती है या हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें भी इनका मुख्य रूप से हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, अब जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में खास तौर से मंडवा, झंगोरा, कौड़ी, ये प्रमुखता से हम उगाते हैं। थोड़ा बताएं कि इनकी जो उन्नत प्रजातियां कौन सी हैं और बुआई का समय, इनमें उर्वरकों का जो प्रयोग है या इनमें जो कीट नियंत्रण है किस तरह से होता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले मंडवा के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। मंडवा जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा उत्तराखंड ज़्यादातर जो उसका भौगोलिक क्षेत्र वो पहाड़ी है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में मंडवा जो हमारे मोटे अनाज है, मंडवा है, झंगोरा है, काकुन है या हमारा चीना है, ये बहुत आयत में उगाया जाता है। लेकिन अगर इनकी खेती में, क्योंकि किसान भाई अपनी जो पारंपरिक जो उसकी पुरानी प्रजातियां हैं उनको उगाता है, उन पुरानी पारंपरिक प्रजातियों की वजह से उसका उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो अगर हम इसमें उन्नत प्रजातियों का प्रयोग करें, सही से उसकी बुआई करें, सही मात्रा में बीज डालें, खाद का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से जो हमारी पैदावार है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं और अच्छी पैदावार हम अपनी फसलों से ले सकते हैं। जहाँ तक मंडवे की बात करें, मंडवे की बहुत सारी उन्नत प्रजातियाँ हैं। इसमें VL 124 है, VL 149 है, VL 352 है, VL 379 है और PRM 1 है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारा मंडवा है या हमारी ये प्रजातियाँ हैं, ये डबल पर्पज इनका इस्तेमाल होता है। दाने के साथ साथ इससे हमारे जानवरों को चारा भी उपलब्ध होता है। तो ये तो उसकी प्रजातियों की बात रही। जहाँ तक हम अगर इसमें बुआई का हम सही तरीका अपनाएं तो निश्चित रूप से हम अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि हम लाइनों में बुआई करें और एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला है वो लगभग 20 सेंटीमीटर का रखें। और अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग भी करनी है, बाय द वे कहीं सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ब्रॉडकास्टिंग में आप थोड़ा सा बीज का जो प्रयोग है थोड़ा ज़्यादा करें। तो इसमें 1 हेक्टेयर में 8 से 10 किलो बीज जो हमारा लगता है। हाँ, मंडवे को हम ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं,
अगर आपके पास खेत की कमी है और आपका खेत खाली होने में अभी कुछ समय लगेगा, तो आप इसकी नर्सरी ग्रो कर लीजिए पहले कहीं छोटे एरिया में, और बाद में जब आपका खेत खाली हो जाता है तो आप इसकी नर्सरी वहाँ ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। नर्सरी लगाने के लिए आपको 1 हेक्टेयर के लिए बीज भी आधा लगेगा, उसमें आपसे 4 से 5 किलोग्राम बीज ही उसके लिए आवश्यक होता है। जहाँ तक खाद की बात है, खाद हम कोशिश करें कि मृदा परीक्षण के आधार पर हम खाद डालें, क्योंकि जिस खाद की आवश्यकता है उसी खाद को डालें। अगर आप किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करा पाते हैं तो वहाँ पे हम 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस 1 हेक्टेयर में जो हम प्रयोग करते हैं। खाद देने की सही प्रकार से कैसे खाद देना, इसकी जानकारी भी हमको होना चाहिए। हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा जो है बुआई के समय पर ही देनी चाहिए। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जब आपकी फसल को 20-25 दिन हो जाएं उसकी जर्मिनेशन को, उसके बाद आप आधी मात्रा उसमें दे दें। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, बड़े विस्तार से आपने हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दी। अब जानना चाहेंगे कि खरपतवार किस तरह से इसमें आ जाती है, उसका नियंत्रण कैसा किया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा आ जाएगा तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपने तत्व या न्यूट्रिएंट आपने उसमें डाले हैं उसका प्रयोग हमारे खरपतवार कर लेंगे और हमारी फसल जो उसको नहीं ले पाएगी। खरपतवार हम 2 प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त लेबर है, श्रम है, तो आप 2 निराई गुड़ाई उसमें करके अच्छी प्रकार से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबर नहीं है तो उस स्थिति में हम रसायनों के द्वारा भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें हम 2 प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करते हैं, एक चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार और एक संकरी पत्ते वाले खरपतवार आते हैं। अगर आपके पास खरपतवारों की जो समस्या खेत में संकरी पत्ती वालों की है, तो हमें आइसोप्रोटोन 750 ग्राम 500-600 लीटर पानी में घोल के बुआई के तुरंत बाद इसका हम स्प्रे कर दें, तो जो हमारे संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो हमारे खेत में नहीं उगेंगे। अगर बाद में आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आ जाते हैं तो उसके लिए हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, और 2,4-D की 650 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के हम स्प्रे करेंगे बुआई के 20-25 दिन बाद। तो इस प्रकार से हम खरपतवारों की समस्या से निदान कर सकते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, अब हमारे किसान साथियों को बताएं कि मंडुवा की खेती में कौन से कीट या बीमारियां हो जाती हैं। जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन फसलों में बहुत ज़्यादा कीट का और बीमारियों का प्रकोप नहीं होता, फिर भी कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे हमारा ब्लास्ट है, झोंका रोग इसको बोलते हैं, और एक स्टैम बोरर, ये कीट इसमें लगता है। स्टैम बोरर के लिए हम फिप्रोनिल एक रसायन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो है 1 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के हम इसका स्प्रे करें तो स्टैम बोरर की समस्या का समाधान हो सकता है। और ब्लास्ट के लिए हम सबसे पहले तो ये कोशिश करें जब हम बुआई कर रहे हैं बीज को उपचारित करके बोएं। उसके लिए हम 2 ग्राम कार्बनडेजिम 1 किलो बीज में दवाई मिला करके बोएं तो आप में बाद की जो समस्या है वो नहीं आती। इसके अलावा अगर बाय द वे हमें कोई सिम्टम्स बीमारी का या ब्लास्ट का उसमें दिखाई देता है तो हम 1 ग्राम कार्बनडेजिम 1 लीटर पानी में घोल के अगर हम स्प्रे कर देंगे तो इस समस्या का किसान भाई इसका निदान कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने पहले कहा था कि एक फसलें जो जैविक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, तो अगर जैविक तरीके से ही हम कीटों का और बीमारियों का निदान करें तो आपको फायदा होगा, लाभ होगा। इसके लिए हम कोशिश करें कि जैसे हमारा स्यूडोमोनास है उसकी 10 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में अगर हम उससे उपचारित करें तो बहुत सारी बीमारियों से उससे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा भी 2 स्प्रे हम बाद में अगर हम कर दें स्यूडोमोनास के ही 10 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल के अगर हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो भी हम इसमें ये जो ब्लास्ट वाली समस्या है उससे हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हमारा जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे हम जैविक खेती को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और हम रासायनिक के बजाय जैविक जो हमारे फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका ही हम प्रयोग करें। डॉक्टर पुरुषोत्तम, मंडुवा की जो खेती है उसकी परिपक्वता की जो उम्र है कितनी है? मंडुवा हमारा लगभग 100 से 105 दिन में हमारा तैयार हो जाता है। और अगर हम सोइंग की इसकी बात करें, सोइंग कब करें, तो मई जून का महीना जो है इसकी सोइंग के लिए उपयुक्त है। उसमें जो है मई से लेके जून तक किसान भाई इसकी जो है सोइंग कर सकते हैं। तो अभी उपयुक्त समय हाँ है। अभी फिलहाल का जो समय है इसकी सोइंग के लिए उपयुक्त समय जो हमारा चला हुआ है। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, ये वर्ष हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाजों का वर्ष हम मना रहे हैं और इसमें भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण अनाज है उत्तराखंड का झंगोरा, जिसको कई रूपों में प्रयोग किया जाता है और ये मुख्य भोजन के रूप में भी रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं? देखो, जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे खिचड़ी बना के खाते हो या बहुत सारी जिस तरह हम भोजन करते हैं, खीर बनाते थे वो तो हम करते ही थे। लेकिन अब वर्तमान समय में इनका बहुत ही उपयोग हमारा बढ़ गया है। अब इनका जो हमारे जो मॉडर्न फूड्स हैं
जो आजकल के समय में जैसे हमारा बिस्किट है, केक है, लड्डू है, इनमें भी इनका प्रयोग जो हमारे मोटे अनाजों का होने लगा है। तो यही वजह है कि आजकल हम जो है इनके प्रयोग पे बहुत ही ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, हमारे जो मोटे अनाज हैं। और जैसे मैंने आपको मंडवा की बात की है, इनकी जो खेती है, खेती में ज्यादा इनके अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर केवल उसकी जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों में उनका अंतर है। बाकी उनके बुआई का समय, बोने का तरीका, कितना उसमें क्या दवाई हमने डालनी है, कितनी डालनी है, इनका लगभग आपस में इनका बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। झंगोरा और झंगोरा, मंडवा, काकुन, चीना, बहुत ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। तो जहां तक झंगोरा की प्रजातियों की बात करें, जिसको हम मादरा के नाम से भी हम बोलते हैं, तो वीएल मदिरा 29 है, वीएल मदिरा 172 है, वीएल मदिरा 207 है, PRJ1 है। ये प्रजातियां हैं जो हम झंगोरा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा PRJ1 वैरायटी जो है, इसको हम फोडर और ग्रेन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चारे के लिए भी और अनाज चारे के लिए भी और अनाज के लिए भी। तो डॉक्टर साहब, इसमें भी खाद और उर्वरक का जो प्रयोग है किस तरह से हाँ, करें? खाद जैसे मैंने आपको मंडवा में बताया, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार से आधी नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस हम बुआई के समय दे देते हैं, और आधी नाइट्रोजन जो है बुआई के 1 महीने के बाद दे देते हैं। तो इस तरह हमारी जो झंगोरा की जो खेती जो है अच्छी होती है। इसमें भी यदि हम देखें तो परिपक्वता की अवधि जो है 95 से 100 दिन। हाँ, लगभग 95 से 100 दिन में ये जो तैयार हो जाता है। काकुन की थोड़ी, जिसे हम कौड़ी कहते हैं, कौड़ी। इसकी कुछ प्रजातियों का नाम हमारे इसके भी बहुत सारी अच्छी मतलब उन्नत प्रजातियां जो हमारी हैं, वो PRK1 में, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये भी लगभग 90 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। एक प्रजाति है हमारी PS4, जो तराई रीजन के लिए हमारी रिकमेंड की गई है, और इसकी परिपक्वता की जो अवधि है वो बहुत कम है, ये लगभग 83 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया प्रजाति है हमारे तराई रीजन के लिए, क्योंकि जो दूसरी प्रजाति बताई थी वो हमारे हिल जो एरिया है, हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है। और तराई में जो है हम PS4 जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में, कि हम मोटे अनाजों पर भी जोर दें, और ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे पोषण के लिए भी इसका बहुत महत्व है। और आधुनिक जो हमारी जीवन शैली है, उसमें इसका जो प्रभाव है, उसका प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जैसे मधुमेह रोग के लिए यदि वो डाइट बताएगा, तो वो इसमें ज़रूर शामिल करता है कि इन मोटे अनाजों का हम प्रयोग करें, वज़न कम करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करें। तो मांग बहुत ज़्यादा है। देखो, मोटे अनाज हैं, जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़े, तो हमने इनकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया। लेकिन जैसे कि पिछले 2 साल हमारे बीते हैं, कोरोना आया है, इस तरह की बीमारियां आई हैं कि आदमी जो है उनसे डरा है। तो हर आदमी जो है ना, अपनी जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इंसान ने इस तरह की चीज़ें प्रयोग करना शुरू की है कि उसको जो है ये बीमारियों से जो है बचा जा सके। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए जैसे हमारे मोटे अनाज, जैसे मंडवा है, झंगोरा है, काकुन है, इनका प्रयोग से जो है आदमियों को अच्छी शक्ति मिली है, और उनके जो शरीर में जो मिनरल्स हैं या दूसरी चीज़ की जो कमी पाई जाती है, उनकी जो है इसने पूर्ति की है। तो डॉक्टर ने भी जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको रिकमेंड किया है। इसके अलावा मोटे अनाजों का जो है हमारे बहुत सारे व्यापारिक या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो हमारा आजकल आपने देखा बहुत सारे स्टार्टअप भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए। तो उसमें भी मोटे अनाजों से हमारे जैसे बिस्किट है, लड्डू है, इस तरह का बनाने का प्रचलन बना है। तो हमारी पारंपरिक खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां हैं और आम किसान की जो आमदनी है, उसमें भी बढ़ाने में मोटे अनाजों का भरपूर हम प्रयोग कर सकते हैं, और हमारे किसान भाई इनका लाभ उठा सकते हैं। मोटे अनाजों को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, जैसे आपने बताया कि बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, और कई तरह के उत्पाद इससे तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे केक है, बिस्किट्स हैं, ये तो मैंने बताया ही है, और भी बहुत सारे उत्पाद जो है इससे तैयार किए जा सकते हैं। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने मोटे अनाजों का महत्व और खेती विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।